तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि जो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी। तो आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1798 और ऑप्शन डी है 1804। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1789। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत है वो 1789 को हुई थी। डेट है 14 जुलाई। कब दोस्तों? 14 जुलाई को है वो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 14 जुलाई 1789। इस तारीख को दोस्तों क्या हुआ था कि जो ये जो 14 जुलाई है दोस्तों, 14 जुलाई 1789 इसको है वो क्रांति शुरू हुई थी। और इस तारीख को बास्तिल के किले पर आक्रमण हुआ था। कहाँ पर? बास्तिल के किले पर आक्रमण। बास्तिल के किले पर आक्रमण के साथ है वो क्रांति की शुरुआत है वो मानी जाती है। तो इस 14 जुलाई 1789 को। और एक और हम बात करते हैं कि इसमें जो क्रांति है तो क्रांति का कारण क्या था। तो क्रांति का हम कारण अगर बात करें तो इस क्रांति का कारण था वो था आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी इसका प्रमुख कारण था क्रांति का। जो आर्थिक तंगी चल रही थी फ्रांस में, बहुत ज़्यादा चल रही थी और इसी वजह से वो क्रांति हुई थी। पैसों की बहुत कमी थी और जो वहाँ के राजा थे वो मतलब ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे थे और जो समाज और जो जनता थी वो बहुत ही भूखमरी की स्थिति में आ गई थी। और दोस्तों जो क्रांति हुई उसमें जो फ्रांस का राजा था वो राजा था लुई 16वां। कौन था दोस्तों? लुई 16वां। लुई 16वां है वो फ्रांस का राजा था। इससे पहले था लुई 15वां और इससे पहले था लुई 14वां। ये और क्रांति के समय था वो था लुई 16वां। ये तीन है वो राजा थे। राजा दोस्तों लुई को राजा कहते थे। फ्रांस में क्या कहते थे? लुई को राजा। मतलब जो राजा था उसको हम लुई नाम से संबोधित करते हैं। तो ये क्रांति से संबंधित कुछ अन्य बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की है दोस्तों। और क्रांति में बहुत सारी बातें हैं। क्रांति छोटी नहीं है, बहुत बड़ी क्रांति है। इस क्रांति से हमें बहुत कुछ मिला भी है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, फ्रांसीसी समाज क्रांति से पहले कितने वर्गों में विभाजित था? कितने वर्गों में विभाजित था दोस्तों फ्रांसीसी समाज? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 4 वर्गों में, ऑप्शन डी 5 वर्गों में। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब जो फ्रांसीसी समाज है वो कितने वर्गों में विभाजित था? तो वो है 3 वर्गों में विभाजित था। फ्रांसीसी समाज है दोस्तों वो, इसके 3 वर्ग थे। और 3 वर्ग कौन कौन से थे? तो एक तो वर्ग था जिसे हम कहते हैं पादरी वर्ग, और एक वर्ग था जिसे कहते हैं सामंत वर्ग, और एक वर्ग था जिसे हम कहते हैं सामान्य जन या सामान्य वर्ग। ये दोस्तों 3 वर्ग थे फ्रांसीसी समाज में। ये सामान्य वर्ग है दोस्तों। क्रांति यही करता है क्योंकि इन दोनों को है वो विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये विशेष अधिकार थे इनके पास, और इनके पास कोई अधिकार नहीं थे। तो इनका है वो सामान्य जन का है वो शोषण होता था। जब इनका शोषण हो रहा था तो क्रांति है वो यही करते हैं। क्रांति है वो सामान्य जन है वो ही है वो क्रांति को करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, किस राजा के शासन में फ्रांसीसी क्रांति हुई? तो किस राजा के शासन में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? तो वो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 15वां, ऑप्शन सी लुई 16वां और ऑप्शन डी नेपोलियन बोनापार्ट।
बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन सी। पहले हम सवाल में चर्चा कर चुके हैं कि जो क्रांति हुई उस समय राजा कौन था, तो वो राजा था लुई 16वां। कौन था दोस्तों, वो था लुई 16वां है, वो राजा था क्रांति के समय। और अगर हम एक बात की बात करें तो इन इस जो ये था लुई 14वां, इसका कथन था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। यह कथन किसका है, तो ये कथन है लुई 14वें का। लुई 15वां था, इसका कथन है कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी, मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी, प्रलय आएगी, मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी। ये कथन किसका, ये लुई 15वें का है। ये दो कथन इन दोनों के हैं। और दोस्तों ये जो ये लुई 16वां है, इसके समय वो क्रांति हुई थी। और इन्होंने मतलब ये लुई 14वां और लुई 15वां, इन्होंने भी जब ये लुई 14वां इसने लुई 15वें को मना किया था कि भाई तू युद्ध से दूर रहना, तो ये भी युद्ध में ही चला गया। इसने इससे मना किया भाई तू भी युद्ध से दूर रहना, तो ये भी युद्ध में ही रहा। तो मतलब एक बात है, इन्होंने एक मानी नहीं किसी की भी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा है, तो उत्तर है लुई 16वां। क्रांति के समय राजा कौन था, लुई 16वां था। किस राजा के समय क्रांति हुई थी, तो लुई 16वां के समय क्रांति हुई थी। ये नेपोलियन तो दोस्तों बाद में आता है बहुत, ये नेपोलियन बहुत बाद में आता है। क्रांति का हंता कहते हैं इसको, नेपोलियन को क्या कहते हैं, क्रांति का हंता कहते हैं। क्रांति का हंता कौन है, वो है नेपोलियन, वो नेपोलियन। और क्रांति का पुत्र कौन है, क्रांति का पुत्र भी नेपोलियन है। क्रांति का पुत्र वो भी कौन है, वो भी नेपोलियन है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बास्तिल किले पर हमला क्यों किया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी हथियार और बारूद लेने के लिए, ऑप्शन सी संसद बनाने के लिए, और ऑप्शन डी कर बढ़ाने के लिए। बताइए दोस्तों कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हथियार व बारूद लेने के लिए बास्तिल के किले पर आक्रमण किया गया था। जब दोस्तों क्रांति चल रही थी, जब क्रांति चल रही थी तो क्रांतिकारियों को के बीच में बात फैली, खबर पाई कि जो राजा है वो बास्तिल के दुर्ग पर हथियार बारूद वगैरह इकट्ठा कर रहा है, जिससे कि वो क्रांति का दमन कर सके। तो जब इस बात का पता है वो जब क्रांतिकारियों को चला, तो क्रांतिकारियों ने वो बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया, बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया। वो कब किया था दोस्तों, अभी हमने बताया था 14 जुलाई को। कब किया था, 14 जुलाई को। इसी के साथ है वो क्रांति की शुरुआत है वो मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब जारी हुई थी। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1776 को, ऑप्शन बी 1789 को, ऑप्शन सी 1792 को, और ऑप्शन डी 1804 को। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1789 को। और दोस्तों 1789 को जो मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, स्वतंत्रता, एक था समानता, और एक था भाईचारा, और एक लोकतंत्र और बंधुत्व। इनको दोस्तों है वो प्रमुख मूल अधिकारों के रूप में इनको है वो मान्यता दी गई थी। किनको, इनको। तो ये मनुष्य और नागरिक अधिकार की घोषणा कब हुई थी, तो ये हुई थी 1789 को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य नारा है वो क्या था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आज़ादी या मौत, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ऑप्शन सी जनता की सरकार, और ऑप्शन डी इंसान को इंसान से प्यार। बताइए दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है वो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था। और ये नारा है वो बाद में अन्य देशों को भी प्रेरित किया, और वहाँ पर भी क्या हुई, क्रांतियाँ हुई। क्या हुई दोस्तों, क्रांतियाँ हुई।
चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा यानी कि दोस्तों नेशनल असेंबली का गठन किस वर्ष किया गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला वर्ग, ऑप्शन बी दूसरा वर्ग, ऑप्शन सी तीसरा वर्ग, ऑप्शन डी राजा द्वारा। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, किसने? तीसरे वर्ग ने। तीसरे वर्ग ने है वो दोस्तों राष्ट्रीय सभा का है वो गठन किया था। राष्ट्रीय सभा का गठन है वो तीसरे वर्ग ने किया था। क्यों? क्योंकि जो ये वर्ग था इस पर कर बहुत ज़्यादा थे। क्या थे? कर थे बहुत ज़्यादा। एक तो कर थे और शोषण हो रहा था और अत्याचार हो रहा था। दोस्तों शोषण और अत्याचार एक ही है और करों का बोझ बहुत ज़्यादा था इन पर। और जो पहला और दूसरा वर्ग है वह कर भी नहीं देते थे और उनके पास प्लस विशेष अधिकार भी थे, तो वो तो राष्ट्रीय सभा का गठन करेंगे नहीं। तीसरा वर्ग था जो शोषण का शिकार हो रहा था, उसने वो राष्ट्रीय सभा का गठन किया था। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ग्रेट फियर किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किसानों का विद्रोह, ऑप्शन बी शहरों का दंगा, ऑप्शन सी विदेशी आक्रमण और ऑप्शन डी राजनीतिक संकट। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किसानों का विद्रोह, ये है दोस्तों, इसे ग्रेट फियर कहा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लुई सोलवे को फांसी कब दी गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1778, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन बी 1793 और ऑप्शन डी 1804। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी 1793। 1793 को लुई सोलवे को है वो फांसी दे दी गई थी। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी रॉबस्पियर, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी मीराबो। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन है वो? रॉबस्पियर। रॉबस्पियर है वो जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था। यहाँ पर दोस्तों रॉबस्पियर ने कट्टर नेतृत्व किया था। किसने? रॉबस्पियर ने वो कट्टर नेतृत्व किया था, कट्टर नेतृत्व किया और इसने एक आतंक का राज्य या आतंक का शासन आतंक का राज्य या आतंक का शासन नाम से वो चलाया था क्लब। और इसने वो दोस्तों इस आतंक के राज्य के अनुसार इसने जो भी इसका विद्रोही था उसको मरवा देता था। ये उसको मरवा देता था या उसको मार देते थे। तो फ्रांस में क्या चल रहा था? उसमें आतंक का राज्य नामक प्रमुख ये क्लब था जैकोबिन, इसके अंतर्गत है वो आतंक का राज्य शासन है वो चल रहा था। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और हमारा इससे पहले दोस्तों एक बात और बताते हैं कि जो आतंक शब्द है, हम जैसे आज कहते हैं कि आतंकवाद, तो ये आतंक शब्द है दोस्तों, ये आतंक शब्द प्रथम बार है वो फ्रांसीसी क्रांति में वो प्रयोग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आतंक का शासन कब तक चला? तो आतंक का शासन कब तक चला था दोस्तों? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1789 से 1790, ऑप्शन बी 1791 से 1792, ऑप्शन सी 1793 से 1794, ऑप्शन डी 1796 से 1797। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन सी 1793 और 1794। इस समय है वो, इस टाइम में क्या चल रहा था? आतंक का शासन। और इस दौरान है वो कई लोगों को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। और फांसी
जो दी जाती थी फांसी देने का माध्यम क्या था, तो फांसी दी जाती थी, वो दी जाती थी गिलोटिन के माध्यम से। किससे? गिलोटिन के माध्यम से। गिलोटिन से वो फांसी दी जाती थी। गिलोटिन माध्यम था फांसी का। एक गिलोटिन क्या होता है दोस्तों, तो गिलोटिन कुछ इस तरीके का होता है कि इसे ऐसे ऐसे और ये वो गिलोटिन होता है, और ऊपर ऐसे कुछ तलवार वाला होता है, ऐसे कुछ। यहाँ पर सर रखा जाता है, यहाँ पर सर रखा जाता है, और फिर यहाँ से सर काट दिया जाता है, सर अलग कर दिया जाता था। ये था वो, इसे हम कहते थे गिलोटिन। क्या कहते थे? गिलोटिन। तो वो आतंक के राज्य में वो फांसी दे दी जाती थी। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज किस क्रांति का परिणाम है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन रूसी क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति, और ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। हम जानते हैं दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस का ही राष्ट्रीय ध्वज होगा। रूसी क्रांति हुई तो रूसी क्रांति हुई तो रूस का जो ध्वज है वो रूसी क्रांति से होगा, और फ्रांस में क्रांति हुई तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फ्रांसीसी क्रांति से होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस फ्रांसीसी क्रांति से अधिक लाभ है वो किस वर्ग को मिला था? तो वो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पादरी वर्ग, ऑप्शन बी सामंत वर्ग, ऑप्शन सी किसान और मजदूर वर्ग, और ऑप्शन डी व्यापारी और पूंजीपति वर्ग। बताइए दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कौन से वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला था? व्यापारी और पूंजीपति वर्ग को लाभ मिला था फ्रांसीसी क्रांति से। तो दोस्तों ये फ्रांसीसी क्रांति से लाभ क्यों मिला? क्योंकि सामंतवाद है वो हट गया था। क्या हो गया? सामंतवाद हट गया था, और नए अवसर मिले थे, और नए अवसर मिले थे। नए अवसर मिलने से जो है आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। क्या करने लगी? सुधरने लगी। तो इसीलिए वो जो क्रांति से जो लाभ हुआ था वो व्यापारी और पूंजीपति वर्ग को बहुत ज़्यादा हुआ था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस विचारक से सबसे अधिक प्रेरित थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी अरस्तु, और ऑप्शन डी टैगोर। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रूसो। रूसो से फ्रांसीसी क्रांति वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थी, और रूसो की एक पुस्तक थी जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है उसका? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब से है वो जनसत्ता और लोकतंत्र, क्या दोस्तों? जनसत्ता और लोकतंत्र का विचार आया था। किसका विचार आया? जनसत्ता का और लोकतंत्र का विचार है वो इस पुस्तक से आया था। किसकी पुस्तक है? रूसो की। क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है दोस्तों उसका? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस किताब से वो नाम आया था। किसका विचार आया था हमें? लोकतंत्र का और जनसत्ता का। किसका? लोकतंत्र और जनसत्ता का वो विचार आया था। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1792, ऑप्शन डी 1804। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1792। 1792 को दोस्तों है वो फ्रांस को है वो लोकतंत्र देश घोषित कर दिया गया था। 1792 को कब किया था दोस्तों? 1792 को फ्रांस को राजतंत्र समाप्त कर दिया गया था। राजतंत्र है वो समाप्त कर दिया गया,
और फ्रांस को है वो रिपब्लिक नेशन घोषित किया। कैसा रिपब्लिक रिपब्लिक नेशन है वो घोषित किया गया था, यानी कि फ्रांस को बाद में वो राजतंत्र समाप्त करके गणतंत्र घोषित कर दिया गया था 1792 ईस्वी को। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद किसने जो सत्ता है वो संभाली थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता संभालने वाला कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबेस्पियर, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी लुई 17वां। दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने है वो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के बाद है वो जनसत्ता है वो संभाली थी। ये दोस्तों है वो इसने क्या किया, एक कौंसल व्यवस्था ला दी। क्या ला दी? कौंसल व्यवस्था। और इस कौंसल व्यवस्था के अंतर्गत ये इसका प्रधान बन गया, इसका मुख्य बन गया या प्रधान बन गया। और यही है वो प्रथम कौंसल बना। क्या बना? प्रथम कौंसल बना, कौंसल बना। और दोस्तों प्रथम कौंसल बनने के बाद ये दोस्तों फिर बाद में वो क्या बना? फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या बन गया? फ्रांस का सम्राट बन गया। तो फिर किसने संभाली सत्ता? वो था नेपोलियन बोनापार्ट है, उसने वो सत्ता को संभाला था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गिलोटिन का प्रयोग किस लिए किया जाता था? पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके इसके बारे में। जब हम आतंक का राज्य या आतंक का शासन की बात कर रहे थे तब बात कर रहे थे कि जो ये रॉबेस्पियर है इसने आतंक का शासन बनाया था। 1793 और 94 इसका समय था। और इस समय में जो इसका विरोध करता था उसे वो गिलोटिन पर चढ़ा देता था। मतलब गिलोटिन पर चढ़ाना मतलब उसको मृत्यु दंड दे देता था, यानी फांसी दे देता था। तो वो है वो। तो इसमें जो आपका है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी। तो गिलोटिन का प्रयोग किस लिए होता था? फांसी देने के लिए होता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी शासन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों डायरेक्टरी शासन है वो कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1789 जो ये क्रांति हुई थी, ऑप्शन 1792, ऑप्शन सी 1794 आतंक का राज्य, और ऑप्शन डी 1795। तो जो ये हुआ था डायरेक्ट शासन हुआ था वो हुआ था कब? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन डी 1795। इस 1795 को डायरेक्ट शासन है वो शुरू हुआ था। तो जो 93 और ये जो हम कैसे कहते हैं कि जो 93 94 को क्या चल रहा था? तो वो चल रहा था 93 94 को आतंक का शासन चल रहा था, आतंक का शासन चल रहा था। और वो कौन चला रहा था? वो चला रहा था रॉबेस्पियर चला रहा था, रॉबेस्पियर चला रहा था। तो दोस्तों जो ये रॉबेस्पियर है, ये रॉबेस्पियर है, ये आतंक का शासन है बाद में समाप्त हो गया था। और उस आतंक का शासन के बाद जो शासन आया उसे कहते हैं डायरेक्टरी शासन। और इस डायरेक्टरी शासन में कितने, ये डायरेक्टरी शासन है इस शासन में 5 सदस्य थे। कितने? 5 सदस्यीय डायरेक्टरी शासन चल रहा था। 5 सदस्यीय डायरेक्टरी शासन है वो चला रहे थे फ्रांस में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक स्त्री कौन मानी जाती है? तो वो है फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रतीक है वो कौन सी स्त्री वो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक मानी जाती है दोस्तों? तो वो है आपके ऑप्शन ए मेरियाने, ऑप्शन बी जूलियाना, ऑप्शन सी कैथरीन और ऑप्शन डी एथेना। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरियाने। मेरियाने है वो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक मानी जाती है। और ये दोस्तों ये लोकतंत्र, क्या दोस्तों? लोकतंत्र और समानता और नागरिक अधिकारों का प्रतीक है। नागरिक अधिकारों का प्रतीक है मेरियाने। कौन है वो? मेरियाने। और वो फ्रांस की क्रांति का स्त्री प्रतीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और हमारा अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? आपके ऑप्शन है
उद्योगों का विस्तार, लोकतंत्र का प्रसार, अमेरिका की स्वतंत्रता, रूस का उदय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लोकतंत्र का प्रसार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव है। और इसके बाद है वो दोस्तों, पूरी दुनिया में लोकतंत्र की विचारधारा फैली थी। पूरी दुनिया में वो लोकतंत्र की विचारधारा है वो फैली थी। दुनिया विचारधारा फैली और सभी देश है वो लोकतंत्र होने लगे। सभी ये वो देश लोकतंत्र होने लगे थे। तो ये हमारे कुछ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित सवाल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।